गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का एक प्यारा सा चैप्टर मोशन। बहुत वैसे तो मोशन एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 9 का वीडियो है। कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने लिखा था कि सर क्लास 9 का एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो उसके लिए मैंने ले लिया इस प्यारे से चैप्टर को मोशन। वैसे अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में तो इसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं, तो उतना डिटेल्स में तो जाएंगे नहीं। क्लास 11 9th के अकॉर्डिंग इस वीडियो को रखते हुए मैं अभी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोशन। तो ये जो मोशन है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है बच्चे। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन, ठीक है। अब ये रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, आप जान लेते हैं। तो रेस्ट देखिए क्या होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट डोंट change its position with respect to time, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, रेस्ट। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए बस। फिर मोशन क्या होगा, इफ द पोजीशन of object change with respect to time, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे हम, मोशन। कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे देखो ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो मैं ऐसे यहाँ खड़े रहता हूँ, अभी रात के हो रहे होंगे 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे भी ये मार्कर यही है। अगर मैं इसको मूव नहीं करता हूँ तो 10 बजे भी ये मार्कर यहीं रखा रहेगा, 11 बजे भी यहीं रखा रहेगा, 12 बजे भी यहीं रखा रहेगा। तो टाइम के पास होने के साथ साथ क्या इस मार्कर की पोजीशन बदली, नहीं बदली। तो ऐसा कोई भी चीज जो समय के चेंज होने के साथ साथ या टाइम के चेंज होने के साथ साथ अपनी जगह या अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है, तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है कि वो कहाँ पर है, रेस्ट पे। और मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे ने अपनी पेन देनी है लास्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे को, तो वो कैसे देगा, वो बच्चा अपनी पेन अपने बाजू वाले को दे देता है, उसके बाजू वाला अपने बाजू वाले को दे देता है, फिर वो जस्ट पीछे वाली बेंच पे पास करता है। फिर ऐसे करते करते बेंच 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 पीछे जाते जाते ये पेन कहाँ पहुंच जाती है, लास्ट वाले बच्चे के पास। तो आप देखोगे कि टाइम के स्टार्टिंग में इनिशियली ये पेन किसके पास थी, फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे के पास। फाइनली ये पेन किसके पास पहुंच गई, लास्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे के पास। और इस बीच में कुछ टाइम भी निकला होगा, जितने में पेन फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक पहुंची होगी। तो आप देखेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ साथ क्या इस पेन की पोजीशन बदली। शुरू में जब ये पेन जहाँ पे था, क्या टाइम के खत्म होने या आखिरी टाइम पे भी ये पेन वहां पे था, नहीं था। शुरुआत में ये पेन किसके पास था, फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे के पास, और लास्ट में ये पेन किसके पास चले गया, लास्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे के पास। तो टाइम के साथ साथ इस पेन की पोजीशन क्या होती रही, चेंज होती रही। ऐसी चीजों को हम किस में कंसिडर करते हैं, मोशन में। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चे लोग, तो चीज किस में है, मोशन में। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो चीज किस पे है, रेस्ट पे है। तो इस चैप्टर में हम किन चीजों पे डील करेंगे, ऐसी चीजें जिनका पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा वो अभी समझेंगे हम। बस आपको अभी दिमाग में ये बिठा लेना है कि जिस चीज का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता वो किस पे रहती है, रेस्ट पे। और जिस चीज का पोजीशन टाइम के साथ साथ बदलता रहता है वो किस पे होती है, मोशन में होती है। अगर इतना चीज आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। देखिए ये जो मोशन है ये कितने टाइप से हो सकता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रॉडली मैं कुछ टाइप्स बताता हूं। ये मोशन लीनियर हो सकता है, सर्कुलेटरी हो सकता है, या फिर ऑसिलेटरी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा मोशन नहीं होते, मैं अभी फिलहाल आपको ये 3 एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। देखिए लीनियर मोशन क्या है,
जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधे पाथ में मूव करता है, जैसे आप एक रोड पे चल रहे हो, एक सीधी रोड पे चल रहे हो, तो जब आप सीधी रोड पे चलते हो तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन। वहीं पे सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, ये फुल सर्कल भी हो सकता है और हाफ सर्कल भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना चालू करता है और टिक 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 ऐसे करते हुए यहां तक आ जाए, तो ये कैसा मोशन हुआ? सर्कुलेटरी मोशन। या फिर ये पूरा ही सर्कल मूव कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये पूरा सर्कल मूव करता है, यहां से स्टार्ट होता है ऐसे मूव करते हुए ये फुल सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो जो सर्कल में जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट हो जाएगा? सर्कुलेटरी। ये सर्कल फुल सर्कल भी हो सकता है, हाफ सर्कल भी हो सकता है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है। अब बोलिए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन के अबाउट मूव करे, मान लो कि पोजीशन ए है, ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है, फिर वापस ए पे आता है, फिर सी पे जाता है, फिर वापस ए पे आता है, फिर बी पे जाता है, फिर वापस ए पे आता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे टू और फ्रो मोशंस कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। इस चैप्टर में हम किस टाइप के मोशन को डील करेंगे? तो हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को डील करेंगे, जो कि मोशन कैसा होगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं कुछ जो टर्म इस चैप्टर में आप देखेंगे, अब उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी विधिवत चर्चा करना उन चीजों के ऊपर जरूरी है। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है, कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, इन चीजों पे हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि मोशन चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाले कुछ और टर्म्स क्या क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जिन टर्म्स से आप इस चैप्टर में दो चार होंगे, तो एक चीज आएगी आपको स्पीड, या स्पीड से भी पहले एक टर्म आएगा डिस्टेंस, और वहीं पे जो इस दूसरा टर्म यूज होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। बाप रे बाप, 9th के बच्चों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब टर्म आता है तो डर लगता है कि क्या डिस्टेंस हो गई, कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो थोड़ा इसको क्लियर आइडिया लेते हैं कि क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। इतना बढ़िया से समझेंगे कि आप लोगों को इसके बाद कभी इस कॉन्सेप्ट में डाउट ही नहीं आएगा, मजा आ जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट देख के। देखिए, सीधा से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 9th के छोटे से बच्चे का, गुलुमुलु बच्चे का, यहां पर क्या है, ये बन गया आपका छोटा सा गुलुमुलु बच्चा, ये है उसका घर, ये है उसका होम, और यहां से ये बच्चा रोज सुबह अपने मन को कैसे भी मना करके थका हारा नींद से उठा हुआ सुबह सुबह जाता है अपने स्कूल। कहाँ जाता है? अपने स्कूल। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन क्या है ना, एक चक्कर है, इसके घर से इसके स्कूल के बीच में एक प्लेग्राउंड है। एक क्या आ जाता है? प्लेग्राउंड। अब देखो बालक लोग, ये बच्चा कितना नटोरियस है, ये क्या क्या करेगा। ये बच्चा सुबह सुबह घर से निकलता है और सीधा स्कूल जाने के बदले पहुंच जाता है प्लेग्राउंड। फिर प्लेग्राउंड से थोड़ी देर खेल कूद करके ये कहां पहुंचता है? अपने स्कूल। कहां पहुंच जाता है? अपने स्कूल। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो डिस्टेंस है या फिर जो लेंथ है, डिस्टेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम लेंथ बोलेंगे। इसके घर से प्लेग्राउंड के बीच में जो लेंथ है वो है 2 किलोमीटर की, और प्लेग्राउंड से स्कूल के बीच की जो लेंथ है वो है 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि इसने टोटल लेंथ कितनी चली, तो यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर चला, यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर चला, तो टोटल लेंथ कितनी कवर की? बोलो, टोटल लेंथ कितनी कवर की बच्चे लोग? 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो ये क्या था इसका टोटल लेंथ, इसने कितनी कवर की? 3 किलोमीटर। तो जो टोटल लेंथ कवर होती है कहीं से आने और कहीं पे जाने में, उसी को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज टोटल लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, और जी बाबा ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझते हैं। देखो, इसी बच्चे की एक छोटी सी बहन भी है जो इसी के क्लास में पढ़ती है,
वो बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत बदमाश है। अब क्या है, ये है इसका घर, ये घर से निकलती है और यहीं पे इसका भी स्कूल है। अब ये लड़की निकलती है घर से, अब टिक 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 सीधा 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 इस बच्चे ये सीधा सीधा कहाँ पहुंच गई, अपने स्कूल। कहाँ पहुंच गई, अपने स्कूल। देखो इसने कैसा रास्ता लिया, सीधा रास्ता लिया, और यही सीधा रास्ता जो था बच्चे, ये सबसे छोटा रास्ता था। कैसा रास्ता था, स्मॉल पाथ था। कैसा पाथ था, स्मॉल पाथ या स्मॉलेस्ट पाथ था। कैसा था, स्मॉलेस्ट पाथ। किसके किसके बीच में, घर से स्कूल के बीच में कैसा पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ। फिर से देखो, घर से स्कूल के बीच में कैसा पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्मॉलेस्ट पाथ लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ between any two points। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ क्लियरिटी हुई होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक और प्यारा सा लंबा सा मुन्ना सा एग्जांपल लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आप लोगों की क्लियरिटी और बढ़ती है या नहीं बढ़ती। देखिए, वीडियो को पॉज कर करके अपने काम की चीजें लिखते जाया करिए। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। टुक टुक नाम का एक बच्चा है, वो पॉइंट डी पे खड़ा है और उसको जाना है पॉइंट बी पे। खड़ा कहाँ पे है, पॉइंट डी। अरे आंख बनानी भूल गया, टुक टुक की टुक टुक छोटा सा है। टुक टुक खड़ा है पॉइंट डी पे और टुक टुक को जाना है कहाँ, पॉइंट बी पे। अब भाई ये टिक टिक जो है ये पॉइंट डी से बी पे कैसे जा सकता है, ये चालू किया डी से ऐसे जाना, डी से गया सी पे जो कि है मान लो 2 किलोमीटर, और फिर सी से कहाँ गया, बी पे, और ये है 1 किलोमीटर। ना ये भी ले लो 2 किलोमीटर, नहीं तो बोलोगे डायग्राम तो बराबर बराबर दिख रहा था। ये भी है 2 किलोमीटर, ठीक। या तो ऐसे चला जाता, और क्या तरीका था भाई ये टिक टिक जी को यहाँ जाने का, या फिर यहां से चला जाए। ये पॉइंट डी से गया हिलते हिलते पॉइंट ए तक, और फिर ए से कहां पर चला गया, पॉइंट बी। ये डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर की, और ये डिस्टेंस भी कितनी, 2 किलोमीटर की। तो देखिए पॉइंट डी से पॉइंट बी जाने में टोटल लेंथ टुक टुक ने कितनी ट्रेवल की, कैसे, जब वो डी से सी गया और सी से बी गया तो कितना किया, डी से सी में 2, सी से बी में 2, तो टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। वैसे ही जब वो डी से ए जाता है और ए से बी जाता है तब कितना लेता है, यहां भी 2 प्लस यहां भी 2, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पॉइंट डी से बी जाने के सिर्फ यही 2 रास्ते हैं, नहीं, एक और रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है, देखो, क्या पॉइंट डी से बी ऐसे नहीं जाया जा सकता, ऐसे भी तो जाया जा सकता है। पॉइंट डी से पॉइंट बी ऐसे भी तो जाया जा सकता है। क्यों हम यहाँ जाएंगे फिर घूम के यहाँ जाएंगे, या यहाँ जाएंगे फिर घूम के यहाँ जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। तो ये वाला जो रास्ता है, कौन सा रास्ता, डी से डायरेक्ट बी जाने वाला, ये कैसा रास्ता है, सबसे छोटा। ये कैसा रास्ता है, शॉर्टेस्ट। तो जब हम डी से बी तक जाएंगे, डी से बी इस रास्ते से जब जाएंगे, शॉर्टेस्ट वाले पाथ से जाएंगे, तो जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे या जो दूरी हम तय करेंगे वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्यों होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो कैसी है, 2 पॉइंट्स के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। कैसी लेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। और यहां से जाना डी से सी, सी से बी, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ तो थी नहीं। तो ये जितनी लेंथ कवर हुई ये क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली चीजें क्या बन जाएंगी, डिस्टेंस। ये क्या बन जाएंगी, डिस्टेंस। और सबसे शॉर्टेस्ट वाला क्या बन जाएगा बच्चे,
डिस्प्लेसमेंट। होपफुली आपको अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। और आगे देखते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। और भी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती हैं? क्या बात करते हो सर, अभी आपने बोला कि डिस्टेंस तो होता है जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा पाथ। तो सबसे छोटा पाथ और बड़ा पाथ दोनों एक बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, एक कंडीशन देखिए। अगर मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, कैसे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से यहां तक का मान लीजिए कि जो लेंथ है वो है 3 किलोमीटर का, यही रास्ता है ए से बी जाने का। तो अगर एक ही रास्ता है ए से बी जाने का जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो शॉर्टेस्ट क्या और लॉन्गेस्ट क्या? जब एक ही रास्ता है तो उसको या तो शॉर्ट बोल लो या तो लॉन्ग बोल लो। तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती हैं? ऐसे केसेस होता है ऐसे ग्लिच आते रहते हैं, कई बार मार्कर नहीं चलते, तो ऐसा क्या होता है, ऐसे केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती हैं। क्या केस में? जब मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चे, बराबर हो जाएंगी। जब जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या कोई ऐसा और कंडीशन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए? ना, ना मतलब ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का सीधा रास्ता है और वही एकमात्र रास्ता है, मान लीजिए आप सीधा नहीं जाएंगे तो कहीं से घूम के जाएंगे। अब घूम के जाएंगे तो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस ज्यादा लगेगी, मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ तो हो नहीं सकता। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहीं पे आती है एक छोटी सी नई कॉन्सेप्ट, वो है एकदम दूसरा चीज है, वो है स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे लोग, स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एक लाइन और, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, शायद आपका सिलेबस परमिट नहीं करता, फिर भी जानकारी के लिए एक जरूरी लाइन जो है यहां पे मत लिखो, नेक्स्ट वाले में लिखना, वेक्टर में लिखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, क्या क्या बोलती है, स्केलर। एंड द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर दोस कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर English language, I will translate everything into English. See, the scalar quantities are those quantities which only have magnitude but no direction. No direction is assigned to the scalar quantities. Whereas when it comes to the vector quantities, these vector quantities have both magnitude as well as direction. Okay, getting my point? Look, what I was trying to say at that point when I say that I will not write it here, I will write it in the next point, is that any quantity which has magnitude as well as direction is a vector quantity, but there is an added information in this. This quantity must follow, this quantity must follow vector law
of addition. Even if a quantity have both magnitude as well as direction and it doesn't follow vector law of addition, it won't be considered as a vector quantity. But explanation of this term is beyond the syllabus of class 9th. So you can stick with the definition written in black color, that is any quantity which has magnitude as well as direction will be termed as vector quantity, and any quantity which has only magnitude will be termed as a scalar quantity. Okay, getting my point, students? Good. Let's move ahead and have a detailed look at what this scalar and vector actually means to you. Look here. कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि गो एंड टेक 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध ले आओ, तो क्या 1 लीटर दूध जो है वो मैग्नीट्यूड है कि उसमें डायरेक्शन? क्या मैंने आपको ऐसा कहा 1 लीटर दूध नॉर्थ में ले आओ, 1 लीटर दूध साउथ में ले आओ, give me 100 rupees in north direction, give me 1000 rupees in east direction, ऐसा तो नहीं कहता। तो जो भी क्वांटिटीज हैं जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगा वो सारी क्वांटिटीज क्या बनती जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी। आपको किस चीज पे ध्यान देना है? जैसे डिस्टेंस था, डिस्टेंस में हम क्या लेते थे? एक्चुअल पाथ। क्या लेते थे? एक्चुअल पाथ का क्या लेंथ लेते थे। ये शॉर्टेस्ट पाथ तो था नहीं, अब एक्चुअल पाथ का लेंथ लेना है, मतलब मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। मैं कैसे भी जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, ऐसे जाऊं, फिर गोल घूमूं, फिर वापस यहाँ आऊं, फिर यहाँ से जाऊं और फिर बी पे चला जाऊं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर गया, कभी उधर गया, जाने कहाँ मैं किधर गया वाली स्थिति है, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन घूम फिर के कहाँ तक पहुंच गया? बी तक। तो इसमें डायरेक्शन तो फिक्स नहीं था। तो अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं था तो ये क्वांटिटी कैसी बन गई? स्केलर बन गई। और ऐसे नाच के जाने को क्या कहा जाता है? जो पाथ कवर हुआ है वो क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है भैया। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देख लो इसी एग्जांपल में, ए से बी तक मैं इस डायरेक्शन में गया, यहाँ से शुरू किया और इसी तरफ सीधा 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 जाता रहा। तो यहाँ से यहाँ जाने में अभी डायरेक्शन एसोसिएटेड है कि मैं इस तरफ जाऊंगा, ना तो मैं इधर जा रहा हूँ ना इधर जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं ए से निकल रहा हूँ और सीधा कहाँ जा रहा हूँ? बी की तरफ जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? सीधा जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला कि ए से बी की तरफ, एक बी कहाँ पर है? अगर मैं पूछूं आपसे कि बी कहाँ पर है, तो इट इज सिचुएटेड इन ईस्ट टू ए। मेरे ईस्ट में कौन है? बी है। मेरे से 4 किलोमीटर ईस्ट में क्या है? पॉइंट बी है। जैसे ही मैंने एक डायरेक्शन दिया कि 4 किलोमीटर ईस्ट में, तो जैसे ही इस चीज के साथ डायरेक्शन आ गया तो ये क्वांटिटी कैसी बन गई? वेक्टर बन गई। कैसी बन गई? वेक्टर बन गई। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी बनते ही, और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है या जो स्ट्रेट लाइन में घूम से जाकर के अचीव किया हुआ पाथ होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बन गई? स्केलर क्वांटिटी। फिर से एक बार, स्केलर क्वांटिटी कौन सी? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतनी चीजों को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्केलर वेक्टर के बाद से कंटिन्यू करूंगा। एक बार और हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके डिफरेंसेस को अच्छे से नोट डाउन करेंगे ताकि आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकें अपने कॉपी में, और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।